बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें थोरेसिक आउटलेट से पास होने वाली नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं। थोरेसिक आउटलेट हमारी कॉलर बोन एंड फर्स्ट रिब के दरमियान मौजूद एक स्ट्रक्चर है। इसमें से पास होने वाली नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स जब कंप्रेस होती हैं तो एज अ रिजल्ट शोल्डर, आर्म्स और फिंगर में नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं और यहाँ के मसल्स वीक हो जाते हैं। ये कंडीशन पुअर पोस्चर, हैवी लोड्स कैरी करने और रेपिटेटिव आर्म एंड शोल्डर मूवमेंट्स की वजह से हो सकती है। आज के अपने इस टॉपिक में हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थोरेसिक आउटलेट में से पास होने वाली नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट पेशेंट को शोल्डर में, नेक के एरिया में पेन फील होता है। इसके अलावा उसको नर्व के कंप्रेस होने की वजह से, उनके दब जाने की वजह से फिंगर्स के अंदर नमनेस और टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस भी फील हो सकती हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की कॉजेज, सिम्टम्स एंड टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम थोरेसिक आउटलेट स्पेस क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। थोरेसिक आउटलेट हमारे एक्सिला एंड थोरैक्स के एरिया में मौजूद होता है। थोरैक्स अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक को कहते हैं। ये स्पेस जो है वो क्लेविकल, फर्स्ट रिब, सबक्लेवियस मसल, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड एंटीरियर स्केलिन मसल से मिलकर बनी है। अब हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि थोरेसिक आउटलेट स्पेस किन स्ट्रक्चर से क्रिएट होती है। इसमें हमारे पास जो है वो क्लेविकल आ जाती है, फर्स्ट रिब आ जाती है और इसके अलावा सब क्लेवियस मसल आ जाता है जो कि एक स्मॉल ट्रायंगुलर मसल है जो रिब से ओरिजिनेट होता है एंड मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल पर इंसर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये वो लिगामेंट होता है जो कि फर्स्ट रिब और क्लेविकल को आपस में कनेक्ट करता है। लास्ट में आ जाता है एंटीरियर स्केलिन मसल। ये डीप नेक मसल है जो कि नेक की लेटरल साइड पर मौजूद होता है। अगर हम थोरेसिक आउटलेट स्पेस के एनाटॉमिकल बाउंड्रीज की बात करें तो इसके एंटीरियर साइड पे यानी फ्रंट साइड पे क्लेविकल होती है, पोस्टीरियर साइड यानी कि बैक साइड पे फर्स्ट रिब होती है, इंफीरियर साइड पे पेक्ट माइनर मसल होता है एंड मीडियल साइड पे स्टर्नम यानी कि चेस्ट बोन होती है। पहले हमने ये डिस्कस किया कि थोरेसिक आउटलेट स्पेस किन स्ट्रक्चर से क्रिएट हुई है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि थोरेसिक आउटलेट स्पेस में से कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये नर्व्स होती हैं जो कि हमारे आर्म्स एंड शोल्डर को नर्व सप्लाई देती हैं। नंबर 2 इज़ सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी ब्लड को हार्ट से आर्म की तरफ लेकर आती है। एंड देन द लास्ट वन इज़ सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन उसी ब्लड को आर्म्स एंड शोल्डर से दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंप्रेशन। यानी कि प्रीवियसली हमने जो 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े जो कि थोरेसिक आउटलेट स्पेस में से पास करते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर्स ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन इन 3 पॉइंट्स के लेवल पर कंप्रेस हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट इज स्केलिन ट्रायंगल, नंबर 2 पॉइंट ऑफ कंप्रेशन इज कोस्टोक्लेविकुलर जंक्शन एंड द थर्ड वन इज इंटरपेक्टोरल स्पेस। स्केलिन ट्रायंगल नेक के अंदर एक ट्रायंगुलर शेप स्पेस होती है जो कि एंटीरियर मिडल स्केलिन मसल एंड फर्स्ट रिब के दरमियान होती है। जब स्केलिन मसल्स टाइट हो जाते हैं तो थोरेसिक आउटलेट के स्ट्रक्चर के कंप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है जिसमें मोस्ट कॉमनली सबक्लेवियन आर्टरी की कंप्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज कोस्टोक्लेविकुलर जंक्शन जो कि क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब के दरमियान एक स्पेस होती है। पुअर पोस्चर की वजह से या हैवी लोड कैरी करने की वजह से यहाँ पे मोस्ट कॉमनली सबक्लेवियन वेन की कंप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। लास्ट वन इज इंटरपेक्टोरल स्पेस जो कि पेक्ट माइनर मसल के नीचे की स्पेस होती है। अगर पेक्ट मसल जो है वो टाइट हो जाता है तो इस स्पेस में से पास होने वाली ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं। Now let us discuss the types of thoracic outlet syndrome. बेसिकली thoracic outlet space का जो स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहा होता है इसके अकॉर्डिंग इसकी 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। न्यूरोलॉजिकल thoracic outlet syndrome, venous thoracic outlet syndrome एंड arterial thoracic outlet syndrome। नंबर 1 इज़ न्यूरोलॉजिकल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये टाइप सबसे ज़्यादा कॉमन है। 75% केसेस न्यूरोलॉजिकल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के होते हैं। इसमें जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस की इसमें कंप्रेशन हो रही होती है और नर्व के कंप्रेशन की वजह से नमनेस एंड टिंगलिंग की सेंसेशंस हैंड और फिंगर में फील हो रही होती हैं। नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से शोल्डर एंड आर्म के मसल्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। हैंड के मसल्स की भी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है।
नंबर 2 इज़ वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। 5% केसेस इस तरह के सिंड्रोम के हो सकते हैं। सो इसके भी हमें नेम से पता चल रहा है कि इसमें सब क्लेवियन वेन जो है वो कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ये ज़्यादातर ओवरहेड मूवमेंट्स की वजह से या फिर रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, और उन लोगों में कॉमन होते हैं जो कि फ़िज़िकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिनकी फ़िज़िकली डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, जो एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे कि एथलीट्स। सो रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं एफर्ट थ्रोम्बोसिस। वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को उसके आर्म्स और हैंड्स में स्वेलिंग फील होती है, हैवीनेस और वीकनेस फील होती है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से डिस्कलरेशन हो जाती है हैंड्स एंड आर्म्स में, उसकी ब्लूइश अपीयरेंस जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा शोल्डर और नेक की जो वेन्स होती हैं वो डायलेटेड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। नंबर 3 इज़ आर्टीरियल थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। सो ये वो टाइप है जो लीस्ट कॉमन है लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसमें सब क्लेवियन आर्टरी की कंप्रेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम्स में पेशेंट को उसके हैंड्स और फिंगर्स में कोल्डनेस, पेलनेस एंड पेन फील होती है। नाउ लेट अस डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ कंप्रेशंस। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। सो नंबर 1 इज़ एबनॉर्मल इनैटमी। इसमें हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्रा रिब। सो नॉर्मली इंडिविजुअल्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में एक एक्स्ट्रा रिब मौजूद होती है, जिसकी वजह से थोरेसिक आउटलेट स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है और वहाँ से पास होने वाले स्ट्रक्चर्स की कंप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एबनॉर्मल स्केलीन मसल। इसमें क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स में जो स्केलीन मसल है इसकी अनयूजुअल अटैचमेंट्स होते हैं, यानी नॉर्मली ये जहाँ पर अटैच होता है इसके अलावा ये किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जाकर अटैच हो जाता है मसल, और ये भी क्या करता है, थोरेसिक आउटलेट स्पेस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज़ इलोंगेटेड वर्टिब्रल ट्रांसवर्स प्रोसेस। सो जो हमारे स्पाइन की वर्टिब्रीज होती है उनका एक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। सो मोस्ट कॉमनली जो सर्वाइकल एरिया की C7 वर्टिब्री है, जो कि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, कुछ इंडिविजुअल्स में इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है वो इलोंगेटेड होता है और वो थोरेसिक आउटलेट स्पेस तक पहुँच जाता है और वहाँ की स्पेस को रिड्यूस कर देता है। देन कंप्रेशन नेक एंड बैक के किसी ट्रोमा की वजह से भी हो सकती है। देन इसके अलावा कंप्रेशन की कुछ फर्दर कॉजेज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि रेपिटेटिव ओवरहेड मूवमेंट्स, जिसको हमने अभी वीनस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में डिस्कस किया। इसके अलावा पुअर पोस्चर। अगर कोई किसी पर्सन का फॉरवर्ड हेड पोस्चर है या राउंडेड शोल्डर्स है तो इससे क्या होता है कि थोरेसिक आउटलेट स्पेस रिड्यूस होती है और उसके स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर आता है। देन वेट गेन। वेट गेन इस तरह से एक फैक्टर हो सकता है कि वेट की वजह से एक्स्ट्रा फैट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है नेक एंड शोल्डर के एरिया में, एंड अगेन वो थोरेसिक आउटलेट स्पेस के अंदर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कैरिंग हैवी शोल्डर लोड्स। हैवी लोड कैरी करने से भी शोल्डर क्या होता है कि डाउनवर्ड पुल होता है, उसके डाउनवर्ड पुल होने से अगेन जो थोरेसिक आउटलेट स्पेस है वो कम हो जाती है और उसके स्ट्रक्चर्स जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं। देन एक्सेसिव मसल बिल्डिंग के अंदर भी सेम यही फिनोमेना होगा कि अगर जो नेक के मसल्स हैं या शोल्डर के मसल्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उसका बल्क इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो भी क्या करेगा कि थोरेसिक आउटलेट स्पेस को कम करेगा। एट द लास्ट ट्यूमर्स एंड लार्ज लिम्फ नोड्स। सो ऑब्वियसली अगर थोरेसिक आउटलेट स्पेस से पास होने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके आसपास कोई ट्यूमर बन जाता है या वहाँ के लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर की कंप्रेशन कॉज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायग्नोसिस के पार्ट को कि अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का पेशेंट आ जाता है तो हमने उसको कैसे डायग्नोस करना है और हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी दूसरी कंडीशंस के साथ। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब भी कोई पेशेंट आता है हम उसके सिम्टम्स को नोट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पेशेंट शोल्डर और नेक की पेन कंप्लेन कर रहा होगा जो कि उसके आर्म्स और हैंड्स में रेडिएट हो रही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, नर्व इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो जो नर्व इन्वॉल्व होगी उस लिहाज से पेशेंट की सेंसेशंस भी लॉस हो सकती हैं। लाइक अगर अल्नर नर्व कंप्रेस हो रही है तो लिटिल एंड रिंग फिंगर में सेंसेशंस लॉस हो सकती हैं। इसके अलावा वस्कुलर सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक अगर कोई आर्टरी या वेन इन्वॉल्व है, यानी सब क्लेवियन आर्टरी या वेन इन्वॉल्व है, तो उस केस में सिम्टम्स क्या होंगे। अगर आप हैंड्स देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कलरेशन होगी, यानी ब्लूइश कलर के आपको नजर आएंगे। पल्स चेक करेंगे आप तो पल्स भी रिड्यूस्ड होगी। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्या पता चलेगा कि पेशेंट का पोस्चर जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो सकता है या राउंडेड शोल्डर्स हो सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का। इसके अलावा हम कुछ इमेजिंग टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं फर्दर जो है वो कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए।
सो इमेजिंग टेस्ट में हम एक्सरे करवा सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम किसी एबनॉर्मल एनाटमी की वजह से हो सकता है, लाइक एक्स्ट्रा रिब की वजह से हो सकता है, तो हम एक्सरे पे इजीली वो चीज़ रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल ओवरव्यू स्टडी करना चाहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ की एंड बोन्स की, तो उसके लिए हम सिटी स्कैन एंड MRI रिकमेंड कर सकते हैं। अगर नर्व फंक्शनिंग को स्टडी करना आपको लग रहा है कि कोई नर्व जो है वो इन्वॉल्व है, तो हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाते हैं। इफ़ यू फील कि वहाँ पर किसी किस्म की आर्टरीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, आप चेक करना चाहते हैं कि कोई आर्टरी जो है वो नैरो या ब्लॉक तो नहीं हो गई, तो उसके लिए हम एंजियोग्राफी जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। जब आप पेशेंट के सिम्टम्स देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप उसको टेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। अब हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट, कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें हमारे पास 3 मेन टेस्ट हैं जो यूज़ होते हैं। नंबर 1 इज़ एडसन्स टेस्ट, नंबर 2 इज़ राइट टेस्ट एंड नंबर 3 इज़ रूस टेस्ट। सो नंबर 1 इज़ एडसन्स टेस्ट। एडसन्स टेस्ट जो है ये सबसे कॉमनली यूज टेस्ट होता है। इसको किस तरह से परफॉर्म करवाया जाता है, अगर आप इमेज में देखें तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होता है और जो एग्जामिनर है वो पेशेंट के शोल्डर को सबसे पहले एबडक्ट करता है, फिर एक्सटेंड करता है, देन एक्सटर्नली रोटेट करता है। इसके अलावा पेशेंट का जो हेड होता है वो टेस्टेड शोल्डर की तरफ रोटेटेड होता है। टेस्ट पॉजिटिव होता है अगर तो पेशेंट को इस पोजीशन में जो है वो सिम्टम्स दोबारा से उसके रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ में एग्जामिनर पेशेंट की रेडियल पल्स को भी फील करता है। अगर ये रेडियल पल्स जो है वो फील नहीं होती इस पोजीशन में, तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है राइट टेस्ट। तो अगर आप इमेज पे फोकस करिए, राइट टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करवाया जाता है। पेशेंट जो होता है वो सिटिंग पोजीशन में होता है। एग्जामिनर पेशेंट के शोल्डर को 90 डिग्री एबडक्ट करता है और एक्सटर्नली रोटेट करता है, और साथ में पेशेंट की जो एल्बो है वो भी 90 डिग्री फ्लेक्स्ड होती है। उसके बाद ये वो पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट के पैक्ट माइनर मसल पर स्ट्रेच आता है, जिसके नीचे से ब्रेकियल प्लेक्सेस यानी कि नर्व्स पास कर रही होती है। अगर तो जो ये नर्व्स है वो कंप्रेस हो रही है, तो इस पोजीशन में पेशेंट के सिम्टम्स दोबारा से प्रोवोक हो जाते हैं और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इस टेस्ट में भी एग्जामिनर जो है वो साथ में पेशेंट की रेडियल पल्स को फील करता है। सो इन केस अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे भी रेडियल पल्स एग्जामिनर को फील नहीं होगी। नंबर 3 इज़ रूस टेस्ट। इसको हम ईस्ट यानी कि एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें अगर आप इमेज पे फोकस करें तो पेशेंट की पोजीशन क्या होती है कि पेशेंट के दोनों शोल्डर्स एंड आर्म्स पे हम क्या करते हैं, शोल्डर पे 90 डिग्री की एबडक्शन करवाते हैं और एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं, और साथ में एल्बोज जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड होती हैं। फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने अपनी दोनों फिस्ट को ओपन एंड क्लोज करना है फॉर 3 मिनट्स। अगर तो आफ्टर 3 मिनट्स पेशेंट को अपने हैंड्स एंड आर्म्स में हैवीनेस और वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो जाती है, तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। एंड एट द लास्ट हम थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और हम कुछ एक्सरसाइजेज भी डिस्कस करते हैं जो कि हम टॉस के पेशेंट को परफॉर्म करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ टॉस। अगर तो न्यूरोजेनिक टॉस है यानी कि नर्व्स की कंप्रेशन की वजह से है, तो उसमें हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और मेडिकेशंस में हम पेशेंट को पेन रिलीवर्स एंड मसल रिलैक्सेंट्स दे देते हैं। इस केस में सर्जरी जो है वो बहुत ही रेयरली रिक्वायर्ड होती है। बट अगर वस्कुलर टॉस है यानी कि सबक्लेवियन आर्टरी या सबक्लेवियन वेन कंप्रेस हो रही है, तो इस केस में मेडिकेशंस में एंटीकोगुलेंट्स एंड थ्रोम्बोलिटिक्स यूज़ की जाती है, और सर्जरी परफॉर्म करके अंडरलाइंग कॉज जो है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स्ट्रा रिब की वजह से कोई आर्टरी या वेन कंप्रेस हो रही है, तो उस एक्स्ट्रा रिब को रिमूव कर दिया जाएगा, या अगर जो एबनॉर्मल स्केलीन मसल उसके अंडरलाइंग कॉज है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियसली स्टडी किया कि अगर न्यूरोजेनिक टॉस है तो उसमें हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। ट्रीटमेंट में हम शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूरोजेनिक है, नर्व्स कंप्रेस हो रही है और नर्व जो मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो मसल्स वीक हो जाते हैं, तो हम उनकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा, अगर जो पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं है और उसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, तो हम पोस्चर करेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। देन हम आइस पैक या हॉट पैक्स यूज़ कर सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। इट डिपेंड्स कि कंडीशन एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट पेन में आइस पैक्स यूज़ होते हैं, क्रॉनिक में हम हॉट पैक्स यूज़ करते हैं। देन पेन को रिलीव करने के लिए हम टेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन एंड फेशियल रिलीज टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं स्टिफ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए।
स्ट्रेंथिंग के साथ साथ हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी ऐड कर देते हैं। स्ट्रेचिंग में यूजुअली जो है वो शोल्डर एंड नेक के मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें मेनली लिवेटर स्कैपुली, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल एंड अपर ट्रेपीजियस मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं। देन हम शोल्डर आइसोमेट्रिक के साथ साथ सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स भी ऐड करते हैं ताकि सर्वाइकल एरिया के मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो जाए। इसके अलावा हम ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी करवा सकते हैं। वो इसलिए ताकि स्केलीन मसल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में स्केलीन मसल भी इन्वॉल्व होता है, तो उसकी रिलैक्सेशन से सिम्टम्स जो है वो थोड़े से मैनेज हो जाते हैं। देन क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रही होती है तो हम न्यूरल ग्लाइड्स जो है वो भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि न्यूरल ग्लाइड्स कैसे परफॉर्म करवाई जाती हैं तो आप इसी चैनल के इजी मेडिकल के शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखाया हुआ है कि न्यूरल ग्लाइड्स को कैसे परफॉर्म करना है। एट द लास्ट हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज डिस्कस कर लेते हैं जो सिंपल भी हैं और पेशेंट के लिए इफेक्टिव भी है। सो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है स्केलीन स्ट्रेचेस। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से इन स्ट्रेचेस को परफॉर्म करवाया जाता है। नंबर 2 इज़ चिन टक्स। चिन टक्स का फ़ायदा क्या होता है कि इससे नेक के जो डीप फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और अगर तो पेशेंट का पोस्चर जो है वो ख़राब है तो इससे फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी करेक्ट होता है। देन हमारे पास आ जाता है स्कैपुलर स्क्वीज एक्सरसाइज। इसका भी फ़ायदा ये होता है कि इससे रोम्बॉइड एंड ट्रेपीजियस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और साथ में पोस्चर भी करेक्ट होता है, यानी राउंडेड शोल्डर्स हैं अगर पेशेंट के तो वो करेक्ट हो जाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है आर्म स्लाइड्स ऑन वॉल। इसका भी सेम वही पर्पज़ होता है, शोल्डर के मसल्स की मोबिलिटी होती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव होती है और पोस्चर जो है वो करेक्ट होता है। लास्ट में हमारे पास है थोरेसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इससे भी अपर बैक जो है उसकी मोबिलाइजेशन होती है, पोस्चर करेक्ट होता है। एंड देन पेक्टोरलिस स्ट्रेच। इससे भी पेक्ट मसल्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं और रिलैक्स होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।